students, today in video number 30 we will discuss in history chapter number 9, the same lesson. We will also discuss some new events, just continue from the previous events. So today we will discuss about Pune Pact and Bhagat Singh, Muslim League, important revolutionaries and incidents, and some work of Subhash Chandra Bose. There are many topics, but we will discuss the main topics, and then we will discuss the main last portion, some few events. See, Pune Pact. Pune Pact, it was happened in 2nd May 1939. Sorry, 1933. पुणे पैक्ट, पुणे जगह का नाम है और पैक्ट क्या है? एग्रीमेंट, उसी के नाम से बना है पुणे पैक्ट। ये किसके बीच हुआ था? गांधी जी प्लस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा, पुणे पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों हुआ था? ये देखिए, इस टाइम पे ब्रिटिश अपने सबसे लोवेस्ट जो था उनका पॉलिसी, सबसे घटिया किस्म की पॉलिसी जो थी उसको फॉलो कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल। अब हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर दिया। अब उनका मेन था टारगेट दलित को भी हिंदुओं से या आपस में डिवाइड करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या पॉलिसी की? दलित पॉलिसी अप्लाई की। अब देखिए, उनका क्या मेन था मकसद? कम्युनल इलेक्शन, जाति के आधार पर इलेक्शन और सीट्स। हमारे इंडिया में जो आज प्रॉब्लम है रिजर्वेशन की, दलित पॉलिटिक्स, ये सब इन्हीं की देन है। शुरुआत यहीं से होती है 1933 से। तो इनका मेन मकसद क्या था कि दलित के आधार पे इलेक्शन होगा और सिर्फ दलित को ही वोट दे पाएंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। इस तरह से इनकी पॉलिसी थी और गांधी जी ने और पूरे देश के लोगों ने इसका विरोध किया। और गांधी जी तो यहाँ तक बैठ गए, फास्ट अनटू डेथ, इसे बोलते हैं आमरण अनशन, यहाँ इस पे बैठ गए इसका विरोध करने के इसमें। अब यहीं पे इसी का सोल्यूशन के लिए गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ जो कि दलितों और हिंदुओं को एक बनाए रखने के लिए हुआ था। और इसी को फिर किसको सबमिट किया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनली मानना पड़ा और गांधी जी को फिर वहाँ से रिलीज़ किया गया। तब से ये पैक्ट फेमस हो गया और इसे भी जानते हैं पुणे पैक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि 16 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया था उसमें डिप्रेस क्लासेस को क्या क्या ऑफर किया गया था। सबसे पहली चीज़ जो कम्युनल अवार्ड ने की वो ये कि कम्युनल अवार्ड ने मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के साथ साथ डिप्रेस क्लासेस को भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया। जबकि इस कम्युनल अवार्ड से पहले डिप्रेस क्लासेस को हिंदू कम्युनिटी का पार्ट माना जाता था, जो कि उस समय तो क्या आज भी मेजोरिटी में है। तो कम्युनल अवार्ड ने ये एक नई चीज़ की थी कि डिप्रेस क्लासेस को हिंदूज से अलग करके देखा और उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा दिया। कम्युनल अवार्ड में डिप्रेस क्लासेस के लिए प्रोविंशियल असेंबलीज में 71 सीट्स रिजर्व की गई थी, जिन सीट्स पर डिप्रेस क्लासेस के कैंडिडेट सेपरेट इलेक्टोरेट के जरिए चुने जाने थे। इसके अलावा डिप्रेस क्लासेस के कैंडिडेट्स को इजाज़त थी कि वो 71 रिजर्व सीट्स के अलावा जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी के भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं। और इसी कम्युनल अवार्ड में ये भी कहा गया कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशंस के जो भी बेनिफिट्स डिप्रेस क्लासेस को दिए जा रहे हैं वो सिर्फ 25 सालों के लिए वैलिड रहेंगे। कम्युनल अवार्ड के रेस्पॉन्स में गांधी जी ने 20 सितंबर 1942 को येरवाड़ा जेल से आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जिसके चलते गांधी जी की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। और ऐसे में पंडित मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू और सी राजागोपालाचारी जैसे बड़े लीडर्स B.R. अम्बेडकर जी के पास पहुंचे और उनसे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को वापस लेने को कहा। इसी के साथ गांधी जी के जो लाखों फॉलोअर्स थे उनकी नज़र में तो डॉक्टर अंबेडकर पहले से ही विलन बन चुके थे। इसी प्रेशर में आके फाइनली अंबेडकर और गांधी जी के बीच नेगोशिएशन शुरू हुए। इन्हीं नेगोशिएशंस के बेस पर पूना पैक्ट का एग्रीमेंट हुआ था। ओके, सेकंड थिंग है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम मुस्लिम लीग। इंडिया के पॉलिटिक्स में, फ्रीडम में इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है।
ओके, सी है मुस्लिम लीग, मुस्लिम जैसे हिंदुओं की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसी थी मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की। इसके पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना ये सब कांग्रेस में काम करते थे, लेकिन 30 तक आते आते ब्रिटिश ने ऐसी पॉलिसी खेली कि हिंदू और मुस्लिम अलग हो गए, और जो जिन्ना थे वो उनके मन में इतना पॉइजन भर दिया गया हिंदुओं के खिलाफ कि जिन्ना अब मुस्लिम के हितैषी बन गए, और वो हिंदुओं की जो थी पार्टी, उनका मानना था कि कांग्रेस किसकी पार्टी है, हिंदुओं की, तो वो अब अपने लिए अलग से एक पार्टी बनाना चाहते थे जो कि हिंदुओं से अलग हो और ब्रिटिश के नज़दीक हो, और ख़ासकर किसके लिए हो, मुस्लिमों के लिए। तो उन्होंने एक मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना की, और वो कब की, 30 दिसंबर 1930 को, 30 दिसंबर 1930 को उन्होंने पार्टी बनाई, और उसका क्या नाम था, मुस्लिम लीग। ओके, नाउ सी मेन पर्पस डिवोशन टू ब्रिटिश। मुस्लिम लीग हमेशा ब्रिटिश के नज़दीक थी हिंदुओं के खिलाफ, और ब्रिटिश की चापलूसी उनके लिए हमेशा उनके पोलाइट बिहेवियर रहा है। एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, उन्होंने हमेशा मुस्लिम्स का सपोर्ट किया, और एक तरह से अलग पॉलिटिकल सीन क्रिएट किया जो कि था सेपरेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब मुस्लिम लीग ने ही इसी पार्टी ने पुट द डिमांड फॉर सेपरेट नेशन। इसी ने जो आज भारत पाकिस्तान है, तो जो शुरुआत हुई मुस्लिम लीग से ही हुई, और इसी ने कॉन्सेप्ट दिया था एक अलग देश का, और एक अलग देश का नाम दिया, मतलब एक अलग देश का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन यहाँ पे इसी साल 1930 में ही डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, और उस देश को नाम दिया, उस जो अलग देश बनेगा वो क्या नाम होगा, किस नाम से बनेगा, पाकिस्तान के नाम से। सी 38 आते आते टू नेशन थ्योरी पर काम होना शुरू हो गया। दोनों पक्ष से, हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश, तीनों साइड से टू नेशन थ्योरी पे काम करना स्टार्ट कर दिया गया। और 41 आते आते जो डिमांड थी पाकिस्तान की बहुत तेज़ बढ़ गई। मुस्लिम जो थे वो अब एक अलग देश की डिमांड करना शुरू कर दिए, और बहुत तेज़ी के साथ। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी पहले से कि इंडिया ऑटोमेटिक टूट जाए हिंदू और मुस्लिम के रूप में। तो 92 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया, इंडिया की सिचुएशन देखने के लिए। यू विल सी, ये एक अलग टॉपिक है। सो इंडिया की सिचुएशन को देखने के लिए, और जो यहाँ का पोलिटिकल से इन्वायरमेंट है, इसको स्टडी करने के लिए, ताकि हैंड ओवर किया जा सके, तो इसके लिए क्रिप्स मिशन इंडिया आया, और इसने टू नेशन थ्योरी को अप्रूव कर दिया। तो एक तरह से ये समझिए कि भारत और पाकिस्तान का बनना श्योर हो गया। और 1947 में आते आते दो नेशन थ्योरी सक्सेसफुल हो गई, और एक नया, दुनिया को एक नया राष्ट्र मिला, और क्या नाम था, पाकिस्तान। ओके, तो ये पूरी जर्नी है मुस्लिम लीग की। तो पाकिस्तान के फॉर्मेशन में मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा रोल है। तो 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये भी सर सैयद अहमद ने ही शुरू की थी 1886 में। लेकिन सर जी ने कहा था कि कॉन्फ्रेंस में बाकी सब चलेगा, हर तरह के टॉपिक डिस्कस किए जा सकते हैं पॉलिटिक्स को छोड़कर। लेकिन अब सर जी तो रहे नहीं, और देश में माहौल गर्म था बंगाल पार्टीशन को लेकर। तो 1906 दिसंबर में इस कॉन्फ्रेंस में 3000 डेलीगेट्स पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भाई, पहले तो ये पॉलिटिकल डिस्कशन के ऊपर जो ये बैन लगा रखा है, इसे हटाओ, पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात होनी चाहिए। अब जब टॉपिक डिस्कस हुआ तो लोगों ने ये भी कहा कि भाई देखो, हिंदुओं की बात करने के लिए कांग्रेस है, हमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के दे दो जो मुस्लिम्स की बात करे। तो इस कॉन्फ्रेंस में एक मोशन पास हुआ कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, बट नाम क्या होगा ये सोचना था। इस पर ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये नाम कैसे रहेगा? भाई सुभान अल्लाह, वाह, मज़ा आ गया। तो ये नाम सबको पसंद आ गया और नाम फाइनल कर दिया गया।
मुस्लिम लीग के फाउंडर मेंबर्स हैं हमारे ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकारुल मुल्क, सैयद आमिर अली और खान बहादुर गुलाम। और इसके अलावा मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे सर सुल्तान मोहम्मद शाह, दैट इज़ आगा खान 3। मुस्लिम लीग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि मुसलमानों के राइट्स, उनके अधिकारों की रक्षा करना। और वो कैसे होगी? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करके। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 में। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की डिटेल्स। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, भगत सिंह। भगत सिंह कहाँ के थे? बेसिकली पंजाब। और उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, नौजवान भारत सभा। ओके, नौजवान भारत सभा। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के संपर्क में थे, उनके साथ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे थे। और उसी समय लगभग 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल सिर्फ नाम बस के लिए था पब्लिक, लेकिन लोगों को अरेस्ट करने के लिए लाइसेंस या हथियार कहीं भी अगर किसी को पास भी पाया जाता है तो उनको बहुत ही कड़ा पनिशमेंट का ये प्रावधान था, पब्लिक सेफ्टी बिल। इसी को रोकने के लिए भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बमबारी की थी, बम फोड़ा था। लेकिन उस बम से कोई मरा नहीं था, उसी के कोने में फेंका गया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जागे। जो आवाज़ कान में जाएगी उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जागे और इंडिया को जो उसका फ्रीडम है वो दे, ये उनका मकसद था। और उन्होंने इस तरह से असेंबली में बम फेंकने के बाद वो खुद को अरेस्ट करवा लिए। और उनके साथ साथ राजगुरु और सुखदेव, ये दोनों साथ में थे। इनको तीनों को अरेस्ट कर लिया गया, सेपरेट जेल में बंद किया गया। और जो एज ए पनिशमेंट के तौर पर इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। तो इस तरह से भगत सिंह जो थे मरने के बाद, शहीद होने के बाद अमर हो गए। ओके, तो ये था भगत सिंह का कॉन्सेप्ट, उनकी लाइफ के बारे में, उनके काम के बारे में। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीद भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। बंगा गांव जो कि अब पाकिस्तान में है। ब्रिटिश सरकार मजदूरों के विरोध में एक बिल पारित करवाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें भारतीय आम लोगों की परेशानियों से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके दल को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि देश के आम इंसान जिनकी हालत पहले से ही गुलामी के कारण खराब हो रखी है, वो और खराब हो जाए। इसी बिल का विरोध करने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके। बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था। उस बम के निर्माण के समय उसमें विस्फोटक की मात्रा नहीं के बराबर थी। उनका मकसद केवल बम के आवाज से ब्रिटिश लोगों को डराना था, ताकि वह बिल पास ना हो सके। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी ने अपनी इच्छा से गिरफ्तारी दे दी, ताकि यह बात पूरे देश में फैल जाए और देश के अन्य भारतीय लोगों के अंदर भी स्वतंत्रता की भावना पैदा हो सके। देश की आजादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 की शाम करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई और मात्र 23 वर्ष की छोटी उम्र में इस वीर सपूत ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और उनके नाम के आगे एक और पदवी जोड़ दिया गया, शहीद। शहीद भगत सिंह। नाउ सी इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरीज एंड इंसिडेंट्स। तो इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरीज बहुत हैं,
इंडिया में, क्योंकि अनगिनत हैं। सो यू विल सी सेपरेटली, आई विल सेंड द रेफरेंस वीडियो, यू विल सी द डिफरेंट रेवोल्यूशनरीज। सो दे कुछ यहाँ पे नाम दे रहे हैं, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ये सब ऐसे हैं जो कि इन्हीं के साथ थे, भगत सिंह के साथ ही, और इन्होंने अपने अपने तौर पे, अपने अपने लेवल पे रह के इंडिया के लिए, आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। खुदीराम बोस जो थे वो सबसे कम उम्र के नौजवान थे, क्रांतिकारी थे, जिनको फांसी दी गई 19 ईयर्स, ओके, 19 साल के दौर में उनको फांसी दे दी गई। इस तरह से जो थे देशभक्ति का जज्बा लिए हुए क्रांतिकारी इंडिया में अनकाउंटेबल पर्सन। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस स्टार्टिंग में ये किसी के साथ काम कर रहे थे? गांधी जी के साथ, कांग्रेस में। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया कि गांधी जी की आइडियोलॉजी और इनकी आइडियोलॉजी सेपरेट हो गई, मैच करना बंद कर दी। तो उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और क्या नाम दिया उसको? इंडियन नेशनल आर्मी। सॉरी उन्होंने क्या बनाया? ये अब हम देखते हैं यहाँ पे इनकी जो शुरुआत है। इसके पहले एक और है, आपको दिया जाएगा यहाँ पे, कैप्टन मोहन सिंह। इसके पहले देखते हैं कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह ने ही इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया। जो फाउंडेशन था इंडियन नेशनल आर्मी का, वो किसने दिया? कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाया? कैप्टन मोहन सिंह, और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया हेड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो इस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक और इंडियन नेशनल आर्मी को मर्ज कर दिया गया, एक हो गई। ओके, अब ये कब की बात है? 1943 में। अब इनका मेन मकसद क्या था? एक अलग आर्मी जो कि इंडिया के लिए लड़ेगी और इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद कराएगी। सो स्टूडेंट्स, ये वो दौर था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इस वॉर में इंडिया किसके साथ था? ब्रिटिश। और सुभाष चंद्र बोस इंडिया के जो अगेंस्ट कंट्रीज थी, जैसे आपका जापान, इटली, जो कि ब्रिटिश के दुश्मन थे, उनके साथ शामिल हो गए। से दुश्मन का दुश्मन अपना फ्रेंड। तो ब्रिटिश हमारे दुश्मन और उनके दुश्मन जापान, जर्मनी। तो जापान जर्मनी हमारे क्या हुए? फ्रेंड्स हुए। तो सुभाष चंद्र बोस इनके साथ मिल गए, ओके, इनके साथ मिल गए, और उन्होंने इस आर्मी की हेल्प से ब्रिटिश को हराना शुरू किया। और इसीलिए उन्होंने 1944 में नॉर्थ ईस्ट उन्होंने शुरुआत की। इससे पहले जाके वो जर्मनी के हिटलर से मिले और वहाँ उन्होंने उनको अप्रूव किया, उन्होंने उनको हेड बनाया गया। और उन्होंने फिर इंडिया में आके नॉर्थ ईस्ट से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना की शुरू किया, और नॉर्थ ईस्ट से इंडिया की ओर आना शुरू किया। और जहाँ जहाँ भी आ रहे थे वो अपना फ्लैग जो था, नेशनल फ्लैग, उसको होस्ट करते हुए आ रहे थे। तो नागालैंड और कोहिमा, ये दो जगह जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हरा के, ब्रिटिश आर्मी को हरा के सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया, और वहाँ पे हिंदुस्तान का वो हिस्सा उन्होंने उस समय के दौर पे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद करवाया। लेकिन 45 आते आते सीन चेंज हो गया, और जर्मनी, जापान, ये सब अनफॉर्चुनेटली हार गए। जो कि हमारे मित्र थे ये हार गए, और इन्हीं के हारने के साथ ही इनका भी एक तरह से आप कहिए बैड टाइम शुरू हो गया
और 1945 में ही इंडिया से बाहर जाने के टाइम पे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इनकी सडनली अनफाइल्ड डेथ हो गई। अनफाइल्ड मीन्स इनकी जो डेथ है वो अभी भी प्रूफ नहीं है कि कहाँ हुई, कैसे हुई, इनकी कोई फाइलिंग अभी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है कंफर्म। सो ये था सम फोकस ऑन द लाइफ एंड वर्क ऑफ सुभाष चंद्र बोस। हुआ क्या कि 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन की कई सारी जगह पे कॉलोनीज थी, जैसे फिलीपींस, हांगकांग, मलया, सिंगापुर एट्सेट्रा। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन और जापान आमने सामने थे, तो इन ब्रिटिश कॉलोनीज पर जापानीज अटैक का खतरा लगातार मंडरा रहा था। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अराउंड 70,000 इंडियन ट्रूप्स को इन ब्रिटिश कॉलोनीज में भेजा। और साथ ही साथ 3 सितंबर 1939 को लॉर्ड लिलिथगो ने बिना इंडियन लीडरशिप से पूछे एक डिक्लेरेशन दिया, जहां उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया जो है वो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा है। मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मलेशिया से 4,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर उठाए, सिंगापुर से 40,000 उठाए। इसके अलावा दूसरी साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज से भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इकट्ठा किया गया और फाइनली इंडियन नेशनल आर्मी बनकर तैयार हुई और खुद मोहन सिंह इस आर्मी के जनरल बने। ये जो आर्मी बनकर तैयार हुई थी, इसी को फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे। इसी साल जुलाई में सिंगापुर में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का कंट्रोल सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने एफर्ट से एक बार फिर इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी कर दी। नेताजी की पॉपुलैरिटी इतनी भयंकर थी कि जैसे ही पता चला कि इंडियन नेशनल आर्मी को अब नेताजी लीड करेंगे, तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन पॉपुलेशन का इतना मासिव सपोर्ट मिला कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर ही नहीं, बहुत सारे सिविलियंस ने भी इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लिया। और इतना ही नहीं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और इंडियन नेशनल आर्मी फिर एक बार बनकर तैयार हो गई। इंडियन नेशनल आर्मी में सुभाष चंद्र बोस ने एक सेपरेट विमेन यूनिट भी बनाई, जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। इस रेजिमेंट को हेड करी थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। उस जमाने में एक ऑल विमेन कम्बैट स्क्वाड बनाने की बात सिर्फ नेताजी ही सोच सकते थे। पूरी दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट देखा गया कि एक ऑल विमेन कम्बैट स्क्वाड बनाई। इंडियन नेशनल आर्मी में 4 ब्रिगेड्स थी, गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। नेताजी ने यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज को एक दमदार नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा आपने एक गाना सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा। ये जो गाना है, ये भी आज़ाद हिंद फौज ने ही हमें दिया है। इसी के साथ साथ अगर आपने जय हिंद का नारा सुना है, जो आज भी हम लोग इंडियन मिलिट्री के मुंह से सुनते हैं, ये सैल्यूटेशन भी हमें इंडियन नेशनल आर्मी से ही मिला है। यहाँ अप्रैल 1944 में इंपीरियल जापानीज आर्मी के साथ लड़ते हुए आज़ाद हिंद फौज ने इंडियन सॉइल पर अपनी पहली जीत दर्ज की। ये जीत दर्ज की थी अराकान, मणिपुर और नागालैंड में। आज़ाद हिंद फौज की आर्मी नागालैंड के कोहिमा और मणिपुर के इम्फाल में एंटर कर चुकी थी। और मणिपुर में एक जगह है मोइरांग, यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी ने पहली बार भारत के झंडे को फहराया था। अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड फोर्सेस यानी ब्रिटेन और अमेरिका की जीत हुई। आज़ाद हिंद फौज और जापान बर्मा कैंपेन और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों ही हार चुके थे। अप्रॉक्सीमेटली 16,000 इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को ब्रिटिश फोर्सेस ने बंदी बना लिया था। उसी दौरान अगस्त 1945 में खबर आई कि नेताजी एक प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। फाइटर्स हैं, ये कुछ इवेंट्स हैं। ओके, सो टुडे देयर इज आल्सो योर टेस्ट, सो यू विल आल्सो prepare for this. So I am conducting the list topics, okay, and in the next we will discuss the main topic, that is Quit India movement and partition of India. So we will finish this chapter in this way. So it is enough for today. Okay, thank you. I hope you will study this and also prepare for the test. Best of luck for your examination, for your test. Okay, thank you.